नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। करीब 3.5 लाख करोड़ के आकार वाली इस साल की डबल इंजन की एनडीए सरकार की बजट का आकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। और बात करें उस रेखा की जिसका उल्लेख नीतीश कुमार अक्सर किया करते हैं कि उससे पहले बिहार की क्या स्थिति थी, उसके बाद बिहार की क्या स्थिति हुई है, यानी कि 2005 की, तो उस समय के बजट आकार से आज के बजट आकार में 11 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। यानी कि विकास की रफ्तार बिहार में बहार की ओर इशारा कर रही है। इस बात का भी विशेष उल्लेख किया गया कि आने वाले समय में बिहार के विकास दर को करीब 15% की रफ्तार दी जाएगी और देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार को शामिल कराने में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार सफल होगी। तमाम विफलताओं को धत्ता बताते हुए सफलता की नई कहानी लिखने को बिहार तैयार है और इसके लिए पंचरत्न की कोशिश हो रही है। उसके जरिए बिहार के विकास को एक नया आकार, एक नया स्वरूप प्रदान किया जाए। वो पंचरत्न होंगे ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के। इन पंचरत्नों के साथ बिहार विकास की तेज रफ्तार पकड़ेगा और डबल इंजन की सरकार बिहारियों के सपने को साकार करेगी। कितना सफल होगा ये बजट इस सपने को धरातल पर साकार करने में, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं, एलजेपीआर की ओर से रंजन सिंह जी हैं और हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राहुल जी, किस तरह से देखें इस बजट को? काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हुई, मैंने भी काफ़ी उत्साह में काफ़ी कुछ कह दिया है। इन बातों पर, इन बातों के यथार्थ को सरकार बरकरार रखेगी, ये भरोसा दिलाइए। दीपक जी, आज जो ये हम चर्चा करने बैठे हैं, इस चर्चा का मुख्य जो किरदार है वो आज बिहार सरकार है और इसके अंदर जो बजट की जो प्रावधान दी गई है और जब आज बजट की जो पेशकश की जा रही थी विधानसभा सत्र में, तो उसमें एक जो शांति था वो इस बात का परिचय था कि किस तरह से बिहार अब बेहतरीन की तरफ स्थापित होने जा रहा है। वो इस बात का भी गवाही था कि किस तरह से बिहार विकसित राज्य बनेगा और ये बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि बिहार कैसे अब अग्रिम राज्यों की श्रेणी में अपने आप को स्थापित करने वाला है। अगर हम चर्चा करें और जो कॉन्फिडेंस था माननीय मंत्री का जब वो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें देखा जाए तो पिछले बार की बजट से जो लगभग 3,16,895 करोड़ था, उससे लगभग 10% की बढ़ोतरी की गई है। लगभग 30,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। अब वो बजट हमारा 3,47,589 करोड़ के आसपास होगा। यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो लक्ष्य जो आपने स्टार्टिंग में जो बातों को कहा और इसमें 5 चीज़ों के बारे में आपने जो बताई कि ज्ञान, विज्ञान और कैसे कैसे हम क्षेत्रों को आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें जो एक रोड मैप तैयार किया गया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि जब जनगणना हुई थी पिछले सरकार में, तो उसमें लगभग 54 लाख परिवारों को सशक्त बनाने की बात इस बार की गई है। उसके लिए सरकार निश्चित रूप से खड़ी रहेगी। जो एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि रोड मैप, जो कृषि रोड मैप की जो बातें करते थे 2023-28 में, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये नीतीश कुमार जी ने स्थापित कर दिया है कि 2005 के बाद से जब सरकार आई थी तो जो रोड मैप बनाए गए थे, कृषि रोड मैप खास करके, उसमें चरणबद्ध तरीके से जो काम किया गया है, उसकी जो साझेदारी हुई थी, उसमें जो भागीदारी हुई थी और उससे जो बेहतर व्यवस्था चुनकर आई थी और जो आज बजट का जो आकार दिखाया गया है, इसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि खर्च करने की जो योजना है वो बढ़ा दी गई है। अगर आम लोगों की बात की जाए तो जो अक्सर हम बात करते हैं कि अगर किसी राज्य को सशक्त बनाना है, अगर उसको पीड़ित शब्द से बाहर निकालना है, तो हमें स्वास्थ्य पे काम करना होगा। और स्वास्थ्य के दंदन में अगर बात करें तो पीएमसीएच में लगभग 1100 के जो बेड हैं वो पहले चरण में तैयार हो रहे हैं, जो होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में चिकित्सक महाविद्यालय बनाए जाएंगे, जो हमारी एक परिकल्पना थी, जिसका संकल्प इस सरकार ने लिया है। साथ ही साथ बात करें कि जब बिहार की हम बात करते हैं तो जो बिहार है वो गांवों में बसता है और गांवों को
सशक्त बनाने के लिए वहां मॉडल स्कूल की चर्चा की गई है। इस बजट में वो चीज देखने को मिलेगा। और जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हब बनाने की जो बात की जा रही थी उस पर इस सरकार का एकदम फोकस रहेगा। और साथ ही साथ जो कमिश्नरी में जो मेगा स्किल सेंटर की जो बात की जा रही है वो बनाने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। एक अच्छी बात इसमें यह है, जो अगर सारांश में मैं आपको बताऊं तो यह बता सकता हूं आसान भाषा में इस प्रदेश की जनता के लिए, तो वो ये होगा कि जो शिक्षा और उच्च शिक्षा की जो बात की जा रही है उसके लिए जो बजट का जो निर्धारण किया गया है वो 68,216.95 करोड़ रुपए का किया गया है। ग्रामीण विकास की बात की जाए जो 23,701.18 करोड़ का किया गया है। स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य की बजट लगभग 21,270.40 करोड़ रुपए बढ़ाया गया, यानी कि पहले से इसमें बढ़ोतरी की गई है। जो मैं बार कह रहा था कि पीड़ित शब्द से बाहर निकालने के लिए गृह विभाग, माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को कहा था कि जो पुलिस प्रशासन है उसको सशक्त बनाने के लिए विभाग अलग से बनाएंगे, जैसे 112 का अलग विभाग बनाने की बात की जाएगी। और एक बात आपके चैनल पे बताते हुए मुझे बड़ा ही हर्ष और गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि 112 का जो रेस्पॉन्स है वो पूरे देश में नंबर 1 आया है। इसके लिए उनको अवार्ड भी दिया गया है। उसके लिए अलग से प्रावधान बजट में लाए गए हैं जो 20,132.87 करोड़ का है। ऊर्जा विभाग, जो हर घर बिजली की हम बात करते थे और जो बिहार को जो डेवलपिंग स्टेट बनाने के साथ साथ बिहार में खास करके जो इंडस्ट्री लगाने की जो कल्पना रखी गई है, जिसके लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं 18,737.06 करोड़ रुपए का। इसके साथ सड़क की, ग्रामीण और शहरी की अगर हम बात कर ले तो उसके लिए भी लगभग 18,716.97 करोड़ की बात है। कल्याणकारी विभाग जो की जाती है उसके अंदर 13,202.38 करोड़ की है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सरकार जो परिसंकल्पित है, सबका साथ सबका विकास और सबके सम्मान और विश्वास की जो हम बात करते हैं, उनके लिए अलग से 19,603.02 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और साथ ही साथ एसटी के लिए अगर बात करें तो 1,648.42 करोड़ रुपए गए हैं। यहाँ एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि इसके पहले अगर बिहार की जीएसडीपी रेट को देखा जाए तो वो पहले से काफी बेहतर हुआ है और जो आर्थिक विकास दर है वो लगभग 14% के आसपास थी। और आज के पेपर में यह चर्चा हुआ था कि कैसे विकास अन्य बिहार का जो विकास है अन्य राज्यों से कैसे सशक्त और तेजी से बढ़ेगा, इसकी कभी चर्चा की गई है। चलिए, अच्छी बात है। पूरे बजट का सारांश आपने प्रस्तुत कर दिया और साथ ही ये भी बता दिया है कि जिस रफ्तार से बिहार बढ़ रहा था उस रफ्तार को और गति दी जाएगी। लेकिन विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा है कि अगर इतनी ही रफ्तार से बिहार विकास पथ पर अग्रसर है तो फिर सबसे पिछड़ों में क्यों शुमार है, उसमें आंकड़ों में कोई सुधार क्यों नहीं दिखता है, ये भी हम जानेंगे। हम रंजन जी से चलते हैं, वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। रंजन जी। देखिए दीपक भाई, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके का जो परिकल्पना हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का उन्होंने देखा है, उसको फलीभूत करने वाला ये बजट दिख रहा है। आने वाले समय में जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए और ज़्यादा, और जिस तरीके से युवाओं को सशक्त करने के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, और निश्चित रूप से हमारे वाले जो MY समीकरण है जो कि महिला और युवा का है, उसको सशक्त बनाने वाला ये बजट है। आर्थिक विकास दर जो 14.9% के दर से जो बढ़ रही है, निश्चित रूप से ये अपने आप में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो युवा है वो यहीं पर जो जाने के प्लान जो है वो रुकेगा और यहीं पर उनको रोजगार के अवसर पैदा लेंगे। छोटे छोटे जिस तरह से लघु उद्योग, मध्यम उद्योग पर जिस तरीके से सरकार का फोकस है, आने वाले समय में युवाओं को या महिलाओं को आप देखेंगे कि घर घर स्वरोजगार सृजन करने के दिशा में कई तरह के पहल दिखे हैं। आप अगर दूसरी तरफ अगर बात कर लीजिए, चूंकि ये विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाते रहते हैं दीपक भाई कि रोजगार नहीं अवसर पैदा हुआ, इंडस्ट्री नहीं आया। अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इनके समय में 28 चीनी मिलें थी, 20 चीनी मिल इनके समय में बंद हो गए। जब अनडिवाइडेड बिहार था तो HEC का किसके समय में बंद हुआ? डालमिया नगर इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे तो उसको कौन निगल गया? मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर इनके राज में पूंजी का पलायन हुआ, व्यापार का पलायन हुआ और व्यापारिक व्यक्तियों के आत्मा का पलायन हो गया। आज 20 साल में जिस तरीके से सशक्त सरकार बनी है
और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार स्थापित हुई है बिहार के अंदर, तो हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सपना है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो फलीभूत होते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि 1,51,000 करोड़ रुपए आज जो बजट में दिया गया है कि 1,51,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलेगी, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। वो टैक्सेशन का एक पार्ट है, ग्रांट के रूप में जो केंद्र से मिलेगा। इनको ये विपक्ष के लोग हमेशा जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोलते रहते थे। आज वही गब्बर सिंह टैक्स आज पूरी तरीके से इतना प्रभारी हो गया कि आज संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार की ओर बढ़ने जा रही है। इस बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा, इससे जुड़ा सवाल हम जरूर पूछेंगे आपके साथ है कि केंद्रांश क्या मिल रहा है और केंद्र योजनाओं में अपना अंश घटाकर किस तरह से उसी को वापस खींच ले रहा है, उसका बिहार को क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये हम थोड़ा आपसे समझेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले हम थोड़ा प्रमोद जी से समझ लेते हैं, वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं। प्रमोद जी, देखिए, आज के बजट से ठीक पहले जो कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया जी, पहले मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आर्थिक सर्वेक्षण जो पिछला जो 2025-2026 का जो काल था उसके संदर्भ में आया था। अब देखिए, सबसे पहला चीज आया कि बिहार का राजस्व कुल कितना है। तो बिहार का राजस्व 67,741 करोड़ रुपया, यानी कि बजट का 26%। केंद्र से प्राप्ति जो केंद्र जो वहाँ से केंद्रांश मिलता है उस 1,93,091 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर के होता है 2,60,831 करोड़ रुपया। और पिछले वर्ष का बजट था 3,17,000 समथिंग करोड़ रुपया। तो आप समझ लीजिए कि खुद का राजस्व मात्र 26%, और हम जो 3,17,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो केंद्र पर या फिर कर्ज पर बिहार सरकार को निर्भर रहना पड़ता है। पहली बात, आज के जो वित्त मंत्री ने बजट के प्रारंभ में उन्होंने कहने का काम किया कि जो 10,000 रुपया हम महिलाओं को देने का काम किए हैं, अब हम उनको 2 लाख रुपए जो है देने का काम करेंगे, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपया की आवश्यकता होगी सिर्फ उस 2 लाख रुपया देने में। इन्होंने 3,47,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने जो है नया जो बजट आज जारी किया है। तो आप समझ लीजिए कि 3 लाख करोड़ रुपया सिर्फ उन महिलाओं को देने मतलब देंगे, तब जाकर के ये होगा। अब देखिए, ये कह रहे थे कि 94 लाख जो महागठबंधन की सरकार में जो जातीय गणना हुआ था, और उसमें 94 लाख परिवार यानी कि राज्य की 34% आबादी जिसका मासिक आमदनी 6,000 रुपया से कम था, हम लोगों ने उसी समय निर्णय लिया था कि 2 लाख रुपए हम उनको आर्थिक मदद करेंगे ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। लेकिन वो देखिए, अब वहां से तो निकले हुए लगभग 2 साल बीत गए, लेकिन फिर इन्होंने आज के बजट के संदर्भ में कहा है कि उन परिवारों को हम जो है सशक्त करने का काम करेंगे। अब आप देख लीजिए, सबसे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से लेकर के सड़क तमाम विषयों पर चर्चा करने का काम किया। मैं सड़क की ही बात कर लेता हूं। देश के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की भागीदारी कितनी है? मात्र 5.5%। आबादी कितनी है देश की? देश की आबादी का 10% से अधिक का हिस्सा जो है बिहार में निवास करता है। तो हमारी भागीदारी भी 10% के आसपास होनी चाहिए, लेकिन वो भागीदारी मात्र जो है 5.5% है, और नेशनल हाईवे के मामले में 4.2%। अब आप समझ लीजिए कि जो बिहार विधानमंडल में पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार कुल 6389 किलोमीटर जो एनएच है, उसमें 1817 किलोमीटर सड़क 2 लेन से अधिक है, और 3216 किलोमीटर 2 लेन है, और 407 किलोमीटर 1 लेन, वही 950 किलोमीटर सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ है। तो ये बिहार की वस्तु स्थिति है, एनएच की, एसएच की, ये आप समझ लीजिए। ये कह रहे थे फैक्ट्रियां खुलेंगी, निवेश यहाँ होगा, लेकिन आपको मैं बतला देता हूं, पिछले 10 वर्षों में 250 से अधिक फैक्ट्रियां बिहार में बंद हुई हैं। 56, अब देखिए, कृषि की मैं बात करता हूं, 56 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, लेकिन 33 लाख हेक्टेयर भूमि ही जो है वो सिंचित है, जहां पर सिंचाई
किसी भी चीज से उपलब्ध है और बाकी भूमि जो है वहां पर सिंचाई करने के साधन नहीं है। और जबकि आप समझ सकते हैं कि राज्य में भी आज भी जो है 80% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर हैं, आधारित हैं। आप समझ लीजिए, जब तक आप कृषि को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दीजिएगा या उसको जो है सब मजबूतीकरण नहीं करिएगा, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप जो आमदनी होती है, कृषकों की जो आमदनी होती है, खास करके नकदी फसलों को लेकर के, वो मात्र 20% आमदनी जो है किसानों को जाता है, बाकी 80% जो है बिचौलियों को चला जाता है। क्यों चला जाता है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने जो है बाजार मतलब उपलब्ध नहीं कराया है। अगर नकदी फसल है, अगर जब समय आता है तो उनको किसानों को औने पौने दाम में भी वो बेचना पड़ता है, और जो बिचौलिए होते हैं उसको खरीद करके कोल्ड स्टोर में अपना रखवाते हैं और उस पर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जो मेहनत कश जो इंसान है, जो मेहनत जो अन्नदाता हैं हमारे, उनके हिस्से में क्या आता है, ये बार बार कहते हैं, हर बजट में कहते हैं, चाहे वो केंद्र आधारित बजट हो चाहे बिहार आधारित बजट हो, हम ये कहते हैं कि हम जो है कृषि और कृषकों को जो है से उत्थान की दिशा में आगे ले जाएंगे। लेकिन ये भयावह स्थिति है बिहार के संदर्भ में। अब मैं आता हूं कृषि से ही संबंधित दूसरा जो मामला है भूमि अधिग्रहण का। अभी कल ही आपने देखा था कि नौबतपुर में किसानों ने जो है वहां पर आंदोलन करने का काम किया। क्यों किया कि जो भूमि उर्वरक है, उपजाऊ है, उस भूमि को आप जो है अधिग्रहण करने का काम करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो है जो बंजर भूमि है, जिसका उपयोग इंडस्ट्री या बाकी चीजों में किया जा सकता है, आप उसको जो है से आप अधिग्रहित नहीं करते हैं। अधिग्रहण के बाद किसानों को मुआवजा के लिए कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तब जाकर के उसको मुआवजा मिलता है। तो ये कई चीजें हैं, आप समझ लीजिए। नहीं प्रमोद जी, एक चीज शिक्षा पर थोड़ा बोल देते हैं, उस पर आएंगे, प्रमोद जी आएंगे उस पर। हम बारी बारी से, एक सेकंड रंजन जी, हम बारी बारी से एक और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और फिर प्रमोद जी ने काफ़ी कुछ बातें रखी हैं और सर्वे का हवाला दिया है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि प्रमोद जी ने जो बातें रखी है, जो समस्याओं का उल्लेख किया है, इस बजट में उन समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। उन्होंने सड़कों की बात की है, 5 एक्सप्रेसवे अलग से मिल रहे हैं, खेती किसानी की बात की है, चौथे कृषि रोड मैप पर सरकार का फोकस है, उसे स्वीकृति दी गई है। तो तमाम बातें हैं, सरकार का उस पर ध्यान है। समस्याओं का प्रमोद जी ने स्पष्टता से उल्लेख किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि उन समस्याओं को लेकर सरकार सजग है। हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर मनोज प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका पहलू जानना चाहेंगे आज के इस बजट पर, बिहार के डबल इंजन वाली सरकार के बजट पर। धन्यवाद। मैं मानता हूं कि ये जो बजट है, जो वर्तमान परिस्थिति है, उस वर्तमान परिस्थिति में एक बेहतर बजट बनाया गया है। चूंकि चुनाव जस्ट हुए हैं और चुनाव में कई घोषणाएं हुई थी, उसको पूरा करना एक चैलेंज था इस राज्य में जी। और उन चैलेंज को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। जो मैं बजट में देख रहा हूं कि फिजिकल डेफिसिट 2.99% है, जो कि FRBM एक्ट के तहत जो 3% है उससे वो नीचे है। तो ये दिखता है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन किए गए हैं, बावजूद इसके कि नौकरियां दी गई है समय अभी हाल के समय में, और जो स्कीम्स घोषित किए गए हैं जिसमें बिजली 125 यूनिट बिजली मुफ्त करना और ये जो पेंशन राशि बढ़ाई जाने की योजना, तो इन सारी परिस्थितियों में अगर ये फिजिकल डेफिसिट 2.99% रखा गया है तो मैं मानता हूं कि एक बेहतर बजट है, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है, उसमें एक बेहतर बजट है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं, इस बजट को। तो थोड़ा परिस्थिति का भी उल्लेख कर दे मनोज जी, किस परिस्थिति में इस बजट को विशेष तौर पर आप विकास को गति देने वाला बजट मान रहे हैं? हम इस रूप में इसको देखते हैं कि चूंकि सरकार नौकरियां दी हैं अभी हाल के समय में, तो जो खर्चे बढ़े हैं, जो ये जो है कमिटेड ग्रांट्स जो है स्थापना, जो प्रतिबद्ध और स्थापना व्यय है, कमिटेड ग्रांट्स हैं, वो लगभग बढ़े हैं, लगभग 2.25 लाख करोड़ का हो गया है। तो वैसी स्थिति में सब हर चीज के लिए एक बैलेंस अप्रोच लिया गया है। तो मैं मानता हूं कि ये प्रयास वित्त मंत्री जी का एक बेहतर प्रयास है, जिसमें कमिटेड ग्रांट्स बढ़ने के बावजूद भी दूसरे सेक्टर्स में ज्यादा कटौती नहीं की गई।
चलिए, दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा कटौती नहीं की गई है, ये अच्छी बात है और कई कुछ चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हम बजट पर क्या कुछ बेहतर बनने की गुंजाइश बन रही है, इस पर बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार सरकार का बजट आ चुका है और इसी बजट पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। हमारे साथ है प्रमोद सिन्हा जी हैं आरजेडी से, राहुल आनंद जी हैं बीजेपी से, रंजन से हैं एलजेपीआर से और डॉक्टर मनोज प्रभाकर जी हैं अर्थशास्त्री। मनोज जी, एक बार फिर आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आपने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रस्तुतिकरण है इस बजट में, बिहार सरकार ने यह दर्शाया है, लेकिन इस कुशल वित्तीय प्रबंधन का फायदा जब तक आम लोगों को महसूस नहीं होता है तब तक किसी प्रबंधन का कोई अर्थ नहीं रहता है। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को इस बजट का किस तरह का लाभ देखने को मिलेगा? लोगों को, जहां तक लोगों के लाभ मिलने का सवाल है तो वो गवर्नेंस का इशू है कि आप वित्तीय प्रबंधन, उसके लिए बजटीय एलोकेशन तो आपने किया, लेकिन वो ग्राउंड पर किस लेवल पर दिखेगा, उसकी इफिकेसी कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जो मशीनरी है, जो गवर्नेंस की जो मशीनरी है, वो किस हद तक उसको धरातल पर उतारती है। उसमें अगर लीकेजेज होते हैं तो वो समस्या तब वो ग्राउंड पर नहीं दिखेंगे। लेकिन बजटीय एलोकेशन अगर आप करते हैं तो इससे लगता है कि हमने आप डायरेक्शन दिया, वहां उन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। बाकी चीजें ग्राउंड पर गवर्नेंस का इशू है। जी, मतलब मनोज जी, आप जो कह रहे हैं इससे ये मानकर चला जाए कि जिस लीकेज की ओर आप इशारा कर रहे हैं उसे सरकार भी भली भांति अवगत है, इसलिए पंच रत्नों में एक रत्न ईमान का भी है, गुड गवर्नेंस, जिसकी अब तक सिर्फ बात होती थी, उस बात को अब बात से आगे निकालकर यथार्थ करना होगा। जी, मैं मानता हूँ, ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन का जो ये है उसको मजबूत करने की जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। हम फिर लौटेंगे आपके पास। रंजन जी की कुछ शिकायत थी, प्रमोद जी ने काफी समस्याएं बिहार की उल्लिखित की है सर्वे के आधार पर, तो क्या कहेंगे रंजन जी? देखिए, प्रमोद भाई जिस तरीके का जिक्र कर रहे थे कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में देश में एक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है। हॉर्टी एग्रीकल्चर जो है उसमें बनाना, लीची, मखाना, पपाया, इस तरह का जो प्रोडक्शन है वो देश जो है अब वो वर्ल्ड लीडर बन चुका है। और मैं आपको दीपक भाई कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मखाना हमारे देश में जितना कंजम्पशन होता है या जितना रिक्वायरमेंट होता है या विदेशों में भी जी, तो टोटल मखाना के डिमांड का 85 से 90% बिहार से जाता है, जो कि पहला स्थान है। मक्का उत्पादन में बिहार पहला स्थान है। लीची 71% रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, वो भी पहला स्थान पे है। जूट और मेस्ता जो है वो बिहार में दूसरे नंबर पे है, मतलब पूरे देश में दूसरे नंबर पर उत्पादन बिहार से होता है। सब्जियों का उत्पादन तीसरे नंबर पर है बिहार। आम में जो मैंगो, तो मैंने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बता ही दिया, जिसमें आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की भी हमारी योजना है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, एक संस्था है जिसके थ्रू रेगुलेट करती है बेहतर फार्मिंग के लिए, कुशल प्रबंधन के लिए। जिस तरीके से न्यूट्रिशन के साथ मखाना बोर्ड बनाया गया कि उस न्यूट्रिशन के साथ किस तरीके से किसान भी उन्नत हो और देश भी किस तरह से उन्नत हो। मैं आपको बता रहा हूं, शहद में चौथा स्थान है देश में। खाद्यान्न उत्पादन में जैसे चावल और गेहूं है उसमें 5वां स्थान है देश में। अब बताइए कि किस तरीके से कृषि कमजोर है। नहीं, दूसरा आप ये बताइए ना कि प्रमोद जी ने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि उत्पादन में हम कहीं पीछे हैं। उत्पादन का लाभ उत्पादक को मिले, इसमें पीछे हैं, बिचौलिए हिस्सा मार जाते हैं, तो वही तो सरकार भी चिंतित है ना। ईमान तो वही बता रहा है ना कि सरकार को पता है कि कहीं लीकेज है। मनोज जी नहीं, तो वो लीकेज बंद कीजिए ना, उत्पादकों को उत्पाद का लाभ मिले ये सुनिश्चित किया जाना है। उत्पाद तो बहुत कर रहे हैं दीपक भाई, इनका कंसंट्रेशन धान गेहूं पर है और
हमारा कंसंट्रेशन नहीं, जो है हर मखाना चीज पर पे है, है। बनाना पर है, लीची पर है। हम लोग आ रहे हैं ऐसे प्रमोद जी। प्रोडक्शन का बात कर रहे हैं जिस हाँ। पर नहीं किसानों को प्रोडक्शन ज्यादा से की ज्यादा प्रमोद जी आर्थिक को उन्नति आप मिले। प्रमोद जी को दूसरा- काउंटर कर रहे दूसरा हैं, चीज- उनका प्रोडक्शन को लेकर समस्या ही नहीं है, मैं उनका आपको बता समस्या रहा है हूं। प्रोडक्शन को वाला प्रॉफिट पर, वो प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट। अब नहीं मिल रहा मखाना है। बोर्ड क्या है? मखाना बोर्ड यही तो है कि किस तरीके से किसानों को समृद्ध किया जाए, किस तरीके से केंद्र सरकार अपने अगर जुडिक्शन में हमारे नेता के मंत्रालय में है फूड प्रोसेसिंग में, वो बोर्ड बनाकर क्या काम है बोर्ड का? यही तो है कि किस तरीके से उसको जीआई टैग मिले। आपने देखा होगा कि बिहार में कैसे कितने सारे उत्पादन ऐसे उत्पाद है जिसका जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से अगर बेहतर मूल्य मिलता है तो क्या उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचेगा? दूसरी बात, इन्होंने रोड पर बात किया, रोड पर इन्होंने बात किया। इनको मालूम नहीं है कि इनके फिर कहेंगे इनके समय में 3000 किलोमीटर का हाईवे स्वाभाविक था, है। आज 7000 किलोमीटर की हाईवे है। और तब हाईवे की स्थिति क्या होती थी? कंपैरेटिव पटना से- लैंडमार्क तो वही है, तो मैं उसी से कह रहा तुलना हूं- करेंगे ना। मैं हाँ। कह रहा हूं कि पटना से किसी भी जिला में जाना जान जोखिम में डालकर इनके समय में जाते थे। जो बस के मालिक होते थे वो महीने में 10 बार रिपेयर करते थे। जितना बस जो है रोड पर होता था उससे ज्यादा गैरेज में होता था। क्यों होता था? क्योंकि रोड के बीच में सड़क थी, या सड़क के बीच में खड्डा था, या खड्डा के बीच में सड़क थी। आज देखिए कितना स्मूथ हाईवे बन गया। 4 घंटे में आप पटना से किसी भी जिले में आप यात्रा कर सकते हैं। तो ये सब विजनरी प्रोजेक्ट है जिसको लेकर लंबे समय से काम किया गया है। चलिए, और हाँ। मैं आपको बता दूं, ये चाहे जितनी भी काउंटर कर ले, जितनी भी बातें नुक्स निकाल ले, हाँ। बिहार को समृद्ध बिहार और संपन्न बिहार होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब तक क्या ही कर रहे थे। प्रमोद जी की बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं प्रमोद जी। जी। लेकिन एक साथ पहले एक और उसमें जोड़ लीजिए, आप रंजन जी के सवालों का जवाब दें, उससे बढ़िया है जो आपने आंकड़ों की बाजीगरी करके भरमाने का प्रयास किया है उस पर भी सफाई दे दें। आपने सड़कों की बात की है, उसी पर हम बात कर लेते हैं। सड़कों का तुलनात्मक आपने आबादी के आधार पर दिया है, जबकि वो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए। कितना बड़ा राज्य है, उसमें कितनी सड़कें हैं, आबादी से उसका क्या लेना देना है सड़कों का? वो तो आबादी उन सड़कों का उपयोग करती है। तो आंकड़ों में इस तरह के प्रस्तुतिकरण से आप सरकार को कैसे ही घेर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जब तुलनात्मक बातें की जा रही है, 2005 के पहले भी जो लोग चले जा रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा बहुत कम शब्दों में मैं बतलाना चाहता हूं कि आज ये जो कह रहे हैं कि 3,47,000 करोड़ का हमारा जो है ये बजट है। नहीं रहा नहीं, है। अब ठीक है, सुन लीजिए ना बात को, सरकार ही कह रही है, हाँ। थोड़ा सा धैर्य से थोड़ा सा सुनिए। हम लोग कभी नहीं कहे कि जब 1990 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय 3,000 करोड़ का बजट था, और जब हम छोड़ के गए तो 28,500 करोड़ का था। 9.5 गुना मात्र 15 साल में हम लोगों ने वृद्धि करने का काम किया था। लेकिन हम लोग ये नहीं कहते हैं कि पिछली सरकारें हमको ये दी थी और मैं यहाँ से यहाँ। आज अगर उस तरीके से गुणात्मक अध्ययन कर लीजिए तो 20-21 साल में आपने कितना गुना वृद्धि किया है आप करके देख लीजिए। हमसे ज्यादा आपने नहीं किया है। दूसरी बात ये, अभी आपने जो आपका जो सवाल था कि आबादी के हिसाब से आपने जो बताया कि मात्र 5.5% है, जबकि ये क्षेत्रफल या भौगोलिक स्थिति के आधार पर ये होना चाहिए देश के स्तर पर। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, सड़कों पर जो है चलने का काम कौन करता है? जो उस पर जो कैपेसिटी, जो उस पर जो भार पड़ता है, तो वो उसके लिए उपलब्धता आबादी के दृष्टिकोण से ही देखने की आपको जरूरत पड़ेगी, ना कि जैसे वो भौगोलिक दृष्टिकोण से। गंगा पे 3 पुल तो बन गया है ना, जहां सड़कें नहीं हो सकती वहां हम पुल बना ही रहे हैं। मेरी बात थोड़ा सुन लीजिए, हम कंपेयर कर दे रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं साथ में। हाँ बिल्कुल। आप देखिए, आपने कहा ना आज जब हम देश की स्थिति को मूल्यांकन करते हैं और बिहार का जब हम प्रति व्यक्ति आय पर का तुलना करते हैं, देश के मानक पर सबसे अंतिम पंक्ति पे जब हम खड़ा होते हैं, तो वो तुलना कहाँ से की जाती है? वो व्यक्ति के इनकम सोर्स पर ही आधारित है। तो सवाल उठता है, जो हमारा जो कैपेसिटी है, जो हमारा जो घनत्व है आबादी का जो बिहार में, वो देश के आबादी का 10% से अधिक है। उस हिसाब से अगर हमको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन परिवारों को, उन लोगों को जब हम यहाँ से आगे नहीं निकाल लेंगे और सिर्फ ये अगर हम कहते रहेंगे कि आज जो है प्रति व्यक्ति आय इतना है, आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के ही रिपोर्ट में आया है कि
कि बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है इस मामले में। 150 से 190 रुपया प्रत्येक दिन का आय है। ये आप ये गंभीर विषय है, इसको समझने की जरूरत है। रहा सवाल शिक्षा की, बात ये कर रहे थे। इसी आर्थिक सर्वेक्षण में जो कल का जो रिपोर्ट आया है, ड्रॉप आउट जो है माध्यमिक वर्ग में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बजट भी तो है ना। अरे तो बजट एलोकेशन के बाद आप भी प्रॉब्लम अगर ये के साथ स्थिति सॉल्यूशन को बनेगी, क्यों नहीं देख रहे हैं? सॉल्यूशन के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है तो उसे फिर- भी देखिएगा ना। फिर हाँ। आप एक सेकंड चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे केंद्रीय जो है आर्थिक सर्वेक्षण हो, फिर चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी उन्मूलन हो, चाहे साक्षरता दर हो, प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो, किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो, बिहार अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? जब आप काम लगातार कर रहे हैं तो बिहार अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? ये जवाब दीजिए। दूसरी बात, कोरोना काल में 40 लाख लोग जो है बिहार जो लौट करके आए थे, इन्होंने क्या कहा था कि हम स्किल मैपिंग करा करके उनको यहां पर रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। क्या आपने उपलब्ध कराया? अरमान के तहत वही उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ। इन्होंने कहा हम यहां पर इंडस्ट्री लाएंगे, निवेश लाएंगे। अभी तक बतला देना कि बिहार के किस जिले में इन्होंने इंडस्ट्री स्थापित करने का काम किया। अभी रंजन जी का जो इन्होंने कहा कि जो है हमारे मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट उनके पास है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं ना कि फूड प्रोसेसिंग के रूप में अभी बिहार में कहां कहां जो है ये उद्योग धंधे लगाने का काम किए हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है बिहार से ही के कहां कहां जो है टेक्सटाइल पार्क देने का काम किए हैं, कितने आईटी हब बनाने का काम किए हैं, कितने डेयरी बेस्ड जो है इंडस्ट्री लगाने का काम किया, फिशरी इंडस्ट्री लगाने का काम किया। सिर्फ बातें कह देने से, लच्छेदार बातें और शिगुफा छोड़ देने से बिहार का कल्याण नहीं होगा। बिहार का कल्याण होगा प्रमोद जी हो गया, बिल्कुल लेंगे रंजन जी। बाजीगरी के यथार्थ और धरातल पे काम करना है। चलिए वो बाजीगरी में तो एक सेकंड रंजन जी, एक सेकंड उस बाजीगरी में प्रमोद जी आप भी बहुत माहिर हैं, वो आपने अच्छे से प्रस्तुत किया है। आपने समस्याओं को उल्लेखित किया है और समस्याओं के समाधान के लिए इस बजट में सरकार ने जो प्रावधान किए हैं उसे पूरी तरह से आप नजरअंदाज कर गए हैं या आप उसे देखना नहीं चाहते हैं। साल दर साल जो बजट आ रहा है, आप उसमें ये हमेशा कहते हैं कि हम इस क्षेत्र में निराकरण करेंगे, तो वो हो रहा है ना के दिशा में हम कितना आगे बढ़े। पीएमसीएच बन रहा है तो वो एक दिन में बनकर नहीं तैयार हुआ, उसे 4 साल लग गए बनते। केंद्र का चाहे नीति आयोग का रिपोर्ट है, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें जब बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है? सबसे बड़ा अस्पताल बनने में समय तो लगेगा ना, उस समय में आप थोड़ा संतोष कीजिए, वो सब दिखेगा। का भी अभाव है, बेड है नहीं, प्रसव जो है मौलिक सुविधाओं की बात हो रही है, महिलाएं फर्श पे कराया जाता है। हाँ। और आप कहते हैं यहाँ एनएमसीएच में आंख जो है प्रमोद जी आंख को चूहा कुतर जाता है। सरकार ये बता रही है कि अब चूहा कुतर कम से कम संस्थागत प्रसव के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया है। ये कम बड़ी बात नहीं है। घर में, गांव में वहां बच्चे जन्म लेते थे और मर जाते थे, जो नवजात का मृत्यु दर था वो कितना बड़ा था, क्या उसमें सुधार नहीं हुआ है? बिहार की परिकल्पना को पूरा करेंगे तो कहां से कहां आया है ना? आपने नहीं कहां से कहां, क्या 2005 से पहले कुछ था जी, आप ही इसका मखौल उड़ाते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं तो कुछ होता तब तो आप कहीं लेकर जाते हैं। 2 मिनट मुझे टाइम चाहिए। बिल्कुल रंजन जी, हम पहले राहुल जी का ले लेते हैं बात, क्या ये कह रहे हैं? तमाम तरह की बातें आ गई है, राहुल जी जल्दी से। देखो कि जब आप नकारात्मक चीजों को देखेंगे तो कभी आप सकारात्मक की तरफ आप नहीं जा पाएंगे। और जो हमेशा जो बिहार, लेकिन बिना उसे भी नजरअंदाज देख के ही तो सुधार की संभावना, मैं वही आ रहा हूँ। जो बिहार हमेशा ज्ञान की धरती रही है, उस बिहार को अगर बढ़ाने का काम किया जाएगा तो ये किया जा सकता है। ये बहुत आसान है जो आज किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस केंद्र सरकार को ये पानी पी पी के गाली देते हैं, आज उस केंद्र सरकार की रिपोर्ट को मानते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार ईमानदार छवि वाली है। इस चीज को तो एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो बातें कर रहे थे, किसानों को लेकर बातें कर रहे थे और फिर बहुत सारी चीजें, स्वास्थ्य की बातें कर रहे थे, शिक्षा की बातें कर रहे थे, तो इसमें एक सबसे बेहतर चीजें क्या है कि ये जब नजरें बदलेंगे तो इनको नजारे बदले नजर आएंगे। ये लगातार कहते रह गए और उन्होंने शपथ तक का तारीख तय कर लिया था और जनता ने इनको कान पकड़ के विपक्ष में बैठाने का काम किया। इस चीज को आज तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए और शायद इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये जितने आरोप लगा रहे हैं ये निराधार आरोप है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो डबल इंजन की सरकार में सब में दम है और रफ्तार के साथ वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं।
आप जो बिहार में पहाड़ रह पे रहे चढ़ हैं वो रहे हैं पहाड़ है, पहाड़ राहुल पे जी चढ़ने में कहाँ वक्त पहाड़ पे लगता चढ़ रहे है। हैं? सबसे पिछले पायदान पे हैं, आपके केंद्र की सरकार ही वो आंकड़े दे रही है, उसी आंकड़ों के आधार पर वो कोस रहे हैं कि 20 साल में दीपक जी किया मैं ही वही क्या आ रहा आपने। हूँ, मैं वही आ रहा हूँ हाँ। कि जब डबल इंजन की रफ्तार होती है तो जब पहाड़ पे जब इंजन चढ़ता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है, और ये जो चीजें हैं वो एक दिन का विकास नहीं है, आज रात को सोया कल विकास आ गया, उसके लिए निरंतर प्रक्रिया होती है और उसकी एक व्यवस्था तय की जाती है। और इस सरकार ने एक जो सबसे अच्छी बात जो 5 पंचतत्व की बात की है उसमें उस शब्द का भी जिक्र किया गया है। लेकिन नीतीश इनकी कुमार जानकारी के लिए बता पहली दूं, बार शपथ ग्रहण के समय जो बच्चा पैदा हुआ था वो अब खड़ा होकर रोजगार मांग रहा है। क्या वो सक्षम है? क्या सरकार ने इन 20 सालों में उसके लिए ऐसी व्यवस्था की है कि उसे बिहार में अपने घर में रोजगार उपलब्ध होगा? बिल्कुल, जो व्यवस्था है एमएसएमई के तहत अगर आप देखिए, और जो सरकार सशक्त बनाने की बात करती है बिहार को और खास करके युवाओं को, उसके लिए अलग से फंड निर्धारित किए गए हैं। और एक अच्छी पहल ये है अभी किए ही जा रहे हैं, किए गए हैं, उसका कहां मैं कुछ बता है? दूं, कांग्रेस के यूपीए के शासनकाल में 1000 करोड़ रुपए मिला था 10 साल में, 10 साल में 1000 करोड़ रुपए मिला था, और आज यहाँ 10,000 करोड़ है, यानी 9 गुना हम ज्यादा हैं, 9 गुना हम ज्यादा हैं और बेहतर है, और हम बेहतर स्थिति में हैं। और ये जो बात करते हैं किसान को लेकर जो बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार जैसा प्रदेश जो जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है, उसके लिए सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं शायद वे बताना और गिनना भूल गए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि वो बिहार में चल रहा है, वो कहीं और राज्य में नहीं चल रहा है। दूसरी बात मैं करूं, सब्जी विकास योजना, ऑर्गेनिक और वर्मी कंपोस्ट सब्सिडी, ट्यूबवेल मशीन सब्सिडी, साथ ही साथ भंडारण और टमाटर और फलों की सब्सिडी की बात, और साथ ही साथ एक उसे पूरा कवर अप कर सकते हैं, चौथा कृषि रोडमैप में ये सब कवर अप हो जाएगा। मैं बस समाप्त करूं, जो रंजन जी ने बात कही उसी विषय को आगे दोहराते हैं। ये इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, केला प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगा है, वैशाली में लीची प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगा है, मुजफ्फरपुर में, और जो मदर डेयरी का यूनिट कहां लगा है, मोतिहारी में लगा है। और साथ ही साथ दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहां से 20 किलोमीटर दूर चलते हैं हाजीपुर में ब्रिटानिया, पेप्सिको और सिपेट जैसी कंपनी लगी है, वो किसके शासनकाल में लगी है? कंपनियां बंद हुई, मैंने उल्लेख किया। और अभी जो लगातार जो क्लस्टर बनाकर आपने ध्यान नहीं दिया प्रमोद जी, एक सेकंड राहुल जी, राहुल जी एक सेकंड रुक जाइए। हाँ प्रमोद जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, रंजन जी ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई है वो तब बंद हुई हैं जिसे जंगल राज कहा जाता है। मैं अभी तो बतला रहा हूं ना कि अभी बाटा फैक्ट्री जो हाथीदा में, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं ना, इनके ही शासनकाल में बंद हो गया। वहीं हाथीदा में ही मैकडॉवेल कंपनी भी बंद हो गया। आप क्या बात तो बंद ही होना था ना, मैकडॉवेल भी शराब बंदी है तो मैकडॉवेल कहां से चलेगा? इनके शासनकाल में 20-21 साल के शासन नहीं, जिसे सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाकर बंद किया है उसे बंद होना नहीं कहेंगे, उसे बंद किया जाना कहेंगे। वो एक सामाजिक सुधार के तहत सरकार का उठाया गया कदम था, उसे बंद होना नहीं, उस पर मैं नहीं कह रहा हूं, उस पर मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपने जो दूसरी कंपनी का उल्लेख किया उस पर कह रहा है। ठीक है रंजन जी, अपनी बात रखिए। नहीं, थोड़ा सा इनका हम जवाब दे जल्दी से सुन लीजिए रंजन जी, आप भी सुन लीजिए। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि केंद्र सरकार जो है कि ईमानदारी पे बात कर रहे हैं। इनकी ईमानदारी बिहार को पिछड़ेपन की दिशा में और आगे ले जाने का किस प्रकार से है, विशेष राज्य के अलावा कुछ और है तो बताइए। अभी जो है ये मनरेगा का नाम बदल के BGGR राम जी कर दिए। लेकिन चालाकी क्या किए? चालाकी इन्होंने किया कि 60 सुन लीजिए राहुल जी सुन लीजिए। हाँ, केंद्रांश और राज्यांश में अंतर कर दिया है। भार 40% भार जो है वित्तीय भार बिहार सरकार को उठाने के लिए मजबूर कर दिए, 60-40 का ये कर दिए। दूसरी बात क्या इन्होंने चालाकी किया कि कहे कि 100 दिन हम काम देंगे, पहले से 100 दिन काम आ रहा था, अब 125 दिन देंगे, 125 दिन, लेकिन 3 महीने नहीं देंगे खेती बाड़ी के ना, तो बेरोजगारी भत्ता देना है। और बेरोजगारी भत्ता किसको देना है? वो राज्य सरकार को देना है, यानी कि वो भी भार बिहार पर ही पड़ेगा। चलिए, तो ये भी 2014 से तो इससे जुड़ी ये भी शिकायत थी ना कि योजनाएं केंद्र तय करेंगी, अगर राज्य अपने बेरोजगारी भत्ते को तय करेगा तो राज्य अपना काम भी करवाएगा। केंद्र की ईमानदारी पे बात चलिए ठीक है, हम रंजन जी की बात सुन लेते हैं। हम बजट पर विशेष रूप से फोकस कर रखते हुए अपनी बात रखेंगे। रंजन जी, देखिए इन्होंने एक तो आरोप लगाया हमारे नेता पर कि बतौर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहते क्या क्या काम किए। आप बताइए, पिछले बार बजट में मखाना बोर्ड बना, वो किसके मंत्रालय? पहले सुन लीजिए, आप था तो मखाना बोर्ड, अब सुन लीजिए। इस बार जो है चुनाव तमिलनाडु में है तो वहां नारियल आ गया। यही तो आप लोगों का है कि शब्दावली का प्रयोग करके कैसे भ्रमित। राहुल जी ने बताया ना कि हमने लीची उद्योग लगाया है। हमने अब प्रमोद भाई का अगर आदेश हो तो मैं बोलूं। बोलिए रंजन जी। देखिए प्रमोद भाई, सुनने का भी कैपेसिटी रखिए और धैर्य रखिए। तो सुन ही रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं
जब आप बोल रहे थे तो मैं शांत था। आप समझिए, सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। देश में तीसरा बड़ा निफ्टम अगर हरियाणा में है, तमिलनाडु में है, तीसरा जो है वो बिहार में। आपको पता है भूमि अधिग्रहण हो गया, यहाँ पर निर्माण वो मंजूरी मिल गई, अब काम शुरू है। दूसरा 3517 करोड़, ये ऑन रिकॉर्ड पढ़ें, 3517 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 14 कंपनियां, बड़ी कंपनियां यहाँ पर इनरोल्ड की है, जिसमें लगभग 2600 करोड़ रुपए का मंजूरी भी हो चुका है। अब इनको तो व्यापारिक औद्योगिक वाले साइट पे जाना पड़ेगा। एक मिनट सुन लीजिए प्रमोद भाई, हाँ, ये आपको बोलने देंगे। दूसरा चीज, मैं तो डाटा बता रहा हूं। दूसरा चीज, हमारे नेता के नेतृत्व में ही यहाँ पर इंटरनेशनल बायर सेलर मीट हुआ था, यही ताज में, पटना में। उसमें लगभग 100 से ऊपर कंपनियां यहाँ पर बिहार में आई, जहां से रोज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुआ। फिर ये कहेंगे एमओयू का मतलब इंडस्ट्री लगना नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन वो एमओयू ही आधार होता है इंडस्ट्री को सेटअप दिलाने के लिए। तो ये मैं 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ, जो कि अगले 10 सालों में आपको जमीन पर उतरता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो देश के स्तर पर 50 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, जो टोटल एक्सपोर्ट का 11.2% सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने दिया है। 20% के दर से इजाफा हो रहा है एक्सपोर्ट में, फूड प्रोसेसिंग में। आज कोई ऐसा विश्व में थाली नहीं है जिसमें भारतीय व्यंजन नहीं दिख रहा हो। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? देश कहां पहुंच गया? बिहार का जो व्यंजन है उसमें से, जो अगर विश्व में व्यंजन अगर प्रस्तुत हो रहा है तो उसमें से बिहार का व्यंजन सबसे अधिक है। चाहे मक्का का स्वीट कॉर्न खाना हो, चाहे मखाना खाना हो, चाहे शहद खाना हो, ये सब बिहार से जा रहे हैं। फिर भी बिहार सबसे आखिरी पायदान पर है, क्यों? क्योंकि इन्होंने 15 साल, सुनिए, 15 साल व्यंजन नसीब नहीं है। यहाँ जो आज किसान है, आज वो 15 साल, सुनिए, 15 साल, प्रमोद भाई, 15 साल साइन हुआ, तो बतलाइए ना कि कहाँ पर जो है जो जमीन, वो तो बता रहे हैं, वो दीपक जी, उसी का काम चल रहा है। हर बार 14 कंपनियां, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आज आपको बता रहा हूँ, कहा कि 94 लाख परिवार को हम सशक्त चलिए, करेंगे। ठीक है। अरे ये 2 साल पहले हम लोग नहीं, बिल्कुल आपने कहा था, आपने 94 लाख कहा था, ये 1.5 करोड़ कह रहे हैं ना। ये 1.5 करोड़ परिवारों को, परिवार की महिलाओं को 2-2 लाख देंगे, तो वो करीब 2 गुना हो रहा है ना आंकड़ा। सुन लीजिए ना, वो 1,56,000, मैं खुद कह रहा हूँ ना, 1,56,000 लाख। जो बात ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए मैं दूंगा, तो वो 2 लाख रुपए में 3 लाख करोड़ का खर्च आएगा। मैं एक साल में नहीं देना है ना, वो देख लिया जाएगा। वो पेड़ से तोड़कर लाते हैं पैसा, नीतीश कुमार या केंद्र से तोड़कर लाते हैं, वो नीतीश कुमार की समस्या नहीं देंगे, तब आप उसको लेकर हमलावर हो जाइएगा। नहीं बोल पाते हैं, लेकिन प्रवक्ता लोग बोलते हैं कि 1 साल में दिया जाएगा, 2 साल में, 10 साल में, 50 साल में दिया जाएगा। ये बता दीजिए ना। वो वित्तीय प्रबंधन के साथ बोलते हैं, ये सियासी बाध्यता के साथ बोलते हैं। हम मनोज जी के पास चलते हैं। रंजन जी, थोड़ा सा हम मनोज जी से भी बात समझ लेते हैं। मनोज जी, सियासी आरोप प्रत्यारोप को आप सुन रहे थे, अपनी बात रखने को लेकर कितनी उत्सुकता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, ये समझ रहे हैं, लेकिन आम आदमी क्या समझे इस बजट को? वित्तीय प्रबंधन के तौर पर आम आदमी के पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। आपको क्या फायदा हो रहा है, आपके बच्चों को क्या फायदा हो रहा है, थोड़ा इस लिहाज से बताएं हमारे दर्शकों के लिए। मनोज जी, देखिए, ये जो आम आदमी को जो सुविधाएं दी गई हैं, बिजली में राहत के रूप में या पेंशन के रूप में, ये सब कंटिन्यू करेगा। तो ये उनके लिए अच्छी बात है कि वो जो सुविधाएं हैं वो चालू रहेंगी। दूसरी बात ये है कि जो इंडस्ट्री, अभी बहस चल रही थी इंडस्ट्री के बारे में, तो मेरा अपना मानना है कि बिहार सरकार पॉलिसी के लेवल पर इंडस्ट्री में बातें कर रही है, अच्छी पॉलिसी लेके आई है, लेकिन आज भी जो इंडस्ट्री का जो इकोसिस्टम है वो कमजोर है बिहार में। इसको मानना चाहिए सारे जो लोग भी नेतृत्व करता है, और ब्यूरोक्रेसी को ये समझना चाहिए कि अभी भी उद्योग की जो संभावनाएं हैं वो उसमें जो उसके लिए जो इकोसिस्टम बनना चाहिए वो अभी कमजोर है और उसको सुधारने की जरूरत है।
रही बात जो एलोकेशन शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एलोकेशन किए गए हैं, मैं फिर इस बार भी इस बात को दोहराता हूं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेसी अपना कमिटमेंट दिखाए और चीजें बेहतर होंगी, हुई भी है और आगे भी बेहतर होंगी। उनका कमिटमेंट बहुत मायने रखता है कि ब्यूरोक्रेसी किस लेवल पर कमिटमेंट के साथ इन चीजों को आगे बढ़ाती। हमारे लिए तुलनात्मक तौर पर देखने के लिए एक पैमाना क्या होना चाहिए? हम बेहतरीन के साथ तुलना करें या सबसे फिसड्डी के साथ तुलना करके आत्मसंतुष्टि का भाव प्रकट करें? देखिए, मेरा मानना है कि हम हर बहस में देखते हैं कि 20 साल पहले से तुलना की जाती है, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग जो अर्थशास्त्र में जो चीजों को देखते हैं वो एक जो पहले प्लान पीरियड 5 सालों का होता था कि 5 साल में क्या हुआ, तो हम अपना बेस को, जो तुलनात्मक बेस है, वो अपना नजदीक का ही रखें। बहुत पीछे से जाने तुलना करने में चीजें स्वाभाविक रूप से बेहतर दिखेगी। अगर हम 20 साल, 25 साल, 30 साल से तुलना करेंगे तो स्वाभाविक है साइज भी बड़ा दिखेगा और बजट का साइज बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर साल कुछ न कुछ बजट साइज बढ़ेगा और इन्फ्लेशन का भी असर होता है। इसलिए अगर हम 20 साल, 25 साल पहले से तुलना करके अगर किसी चीज को रखते हैं तो शायद लगता है कि हम बहुत ढंग से उन चीजों को नहीं रख पा रहे। हम अपने 5 साल पहले क्या कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं, उससे तुलना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो हम अपने परफॉर्मेंस को किस तरह से, किस पैमाने पर नापें? पिछले साल से हम तुलनात्मक तौर पर देख सकते हैं, क्या ये ज्यादा जल्दी या शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं हो जाएगा, या 5 साल पहले हम जाएं? हम पिछले साल से नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि 5 साल 10 साल जो हमारा ही इकोनॉमी का जो बेस रहा है उससे तुलना करें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, मतलब पंचवर्षीय तुलनात्मक प्रोग्राम पर सरकार को फोकस करना चाहिए। सियासी फायदे के लिए उतना पीछे नहीं जाना चाहिए जहां से एक स्वाभाविक ग्रोथ नजर आए। अगर कुछ नहीं भी किया हो तो 5 साल बाद बच्चा दौड़ने लगता है, खड़ा हो जाता है, तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है और वो बढ़त प्रतीत होती है, लेकिन उस बढ़त को विकास कहें ये सही नहीं होगा। चलिए, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। बजट अभी प्रस्तुत किया गया है, तो थोड़ी धीरे धीरे और इस पर हम अध्ययन करेंगे और बातचीत करेंगे तो बातें विस्तार से निकलकर सामने आएगी। फिलहाल समय अभाव है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे और आगे के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अब राहुल आनंद जी, डॉक्टर मनोज प्रभाकर जी, रंजन सिंह जी और प्रमोद सिन्हा जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट पर बातचीत अभी लंबी चलेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार सरकार ने खास तौर पर पंचरत्न का प्रयास किया है, यानी कि वित्तीय लेखा जोखा के साथ साथ भावनात्मक और गवर्नेंस के पैमाने पर भी सरकार प्रयास कर रही है कि हम जो प्लान कर रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करने में एकदम शानदार प्रदर्शन